I'ma blow up. Yeah. Hey guys, welcome back to the platform of Baba Gang. I am Nikita, your biology mentor. So let us continue with our chapter, the fundamental unit of life. I know this chapter is very lengthy and very boring also. We have no other option, we have to study this chapter. बहुत ज़्यादा weightage है, right? तो चलिए start करते हैं. पिछले चैप्टर में मैंने आपको 3 डेफिनेशन बताए थे, राइट? नंबर 1 हाइपोटोनिक, नंबर 2 हाइपरटोनिक, नंबर 3 आइसोटोनिक. तो उन 3 डेफिनेशन के बेसिस पे यहाँ पे कुछ आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटीज दी हैं, मैंने ये हाईलाइट कर दिया है. वो चीज़ आप भी अपने एनसीईआरटी में हाईलाइट करिए और उसे आप खुद पढ़ेंगे. करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी करने के लिए. एक बार देख लेते हैं. तो यहाँ पे लिया है हमने एक एग के अंदर जब आप शेल ब्रेक करते हैं तो एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सी कोटिंग होती है, राइट? बहुत प्लास्टिक की तरह, जैसे कि मैंने अनियन पील में बताया था, वैसे एग में भी एक होती है पतली सी. नॉन वेजिटेरियन वालों को पता होगा, आई एम प्योर वेजिटेरियन, ओके, लेकिन मुझे पता है. अंदर होगा यॉक एंड बाहर एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होगा, ठीक है? तो जब आप इसकी शेल रिमूव कर दोगे तो वो तो जब आप शेल रिमूव करोगे तो टूट जाएगा. तो हमें बहुत साइंटिफिकली रिमूव करना है इसको. तो कैसे करोगे? एग बाय डिसॉल्विंग इन अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब आप एक एग को डाइल्यूट HCl में डालेंगे, डाइल्यूट HCl मतलब क्या होता है? डाइल्यूट टर्म की मतलब मैंने कल बताई थी, पिछले लेक्चर में बताई थी, राइट? डाइल्यूट मतलब अगर सपोज करो आप HCl को पानी में डाल रहे हैं तो HCl कम होगा, पानी ज्यादा होगा, तब सोल्यूशन डाइल्यूट बनेगा. अगर HCl ज्यादा होता तो वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो जाता, जिससे कि बहुत सारी चीजें हो जाती है उसके बाद. लेकिन आपको डाइल्यूट यूज करना है, ठीक है? कंसंट्रेटेड मत यूज करना, हाथ जल जाएगा. तो जब आप उसमें डालेंगे तो ये शेल अपने आप ब्रेक हो जाएगा और ये अपने एक ट्रांसपेरेंट कोटिंग के लेवल पे आ जाएगा, ठीक है? अब 2 बीकर लो, एक में प्योर वाटर लो, एक में कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लो. यहाँ पे लिखा हुआ है प्योर वाटर, कंसंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है? कंसंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन मतलब सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा, पानी की कम, मतलब बहुत ज्यादा सॉल्ट की अमाउंट होगी. तो जब आप उसे प्योर वाटर में डालेंगे, किसको? एग को, तो मतलब बाहर के मीडियम की कैसी कॉन्सेंट्रेशन हुई? डाइल्यूट हुआ, बिकॉज उसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं डाला हमने. तो वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा हुई एज कंपेयर टू एग. तो पानी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, बाहर से अंदर, मतलब एग स्वेल कर जाएगा प्योर वाटर के केस में. अब सेकंड बीकर जो लिया हमने, उसमें हमने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन लिया था. मतलब बाहर के मीडियम में जो सोल्यूशन है उसमें सॉल्ट ज्यादा है, पानी कम है. एग में पानी ज्यादा है, सॉल्ट कम होगा, तो वाटर की ट्रांसफर हो जाएगी एग से बाहर की तरफ, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. एग क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा, राइट? अब देखते हैं कैसे होगा. फर्स्ट केस हमने देख लिया प्योर वाटर में, इसमें क्या होगा? स्वेलिंग ऑफ एग हो जाएगी. अनकंसंट्रेटेड सोल्यूशन लेंगे तो इसमें हमारा एग क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा. ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट. अब आते हैं सेकेंड एक्टिविटी पे, जहाँ पे हमने रेजिन्स लिया है, राइट? अब रेजिन को भी आप सिमिलर 2 उसमें डालो, एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में डालो, यहाँ पे देख लो, देन प्लेस इनटू अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, और एक बार प्लेन वाटर में डालो. तो प्लेन वाटर में डालोगे तो रेजिन क्या होगा? स्वेल हो जाएगा. कंसंट्रेटेड वाटर में डालोगे, सॉल्ट सोल्यूशन में डालोगे तो रेजिन श्रिंक हो जाएगा. अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस इज यूज्ड हियर. अब आपको इस एक्टिविटी से क्या समझना है? बेसिकली एग्जाम में आपको कोई भी एग्जाम्पल पूछ सकता है या फिर एग्जाम्पल दे के प्रोसेस का नाम पूछ सकता है. बाकी उतना कोई डीप इसमें पूछेगा नहीं. एक बार आपको डेफिनेशन समझ आ गया तो लॉजिकल
वे में आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, जैसे कि क्या हुए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमने अमीबा देखा था, अमीबा फ्रेश वाटर में भी रहता है, ठीक है। तो प्लांट सेल्स ले लो, अमीबा ले लो, तो अगर वो प्योर वाटर में होंगे तो वो ऑस्मोसिस करेंगे। फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है? प्योर वाटर जहाँ पे कोई भी सॉल्ट नहीं प्रेजेंट रहता, ठीक है। मरीन वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो अगर आप प्लांट ले लो जो कि पानी में ग्रो करते हैं तो उनके सेल्स प्रेजेंट होंगे, तो वहां पे दे टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन। बाहर में पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्ट की नहीं है, ठीक है। So absorption of water by plant roots is also an example of osmosis, ठीक है। So thus diffusion is important in exchange of gases and water in the life of a cell. Water के diffusion को osmosis बोलते हैं। गैस हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया या किसी भी चीज का गैस, स्पेशली गैस के लिए डिफ्यूजन बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे न्यूट्रिएंट लिखा है, न्यूट्रिशन गेन करने के लिए भी यूज होता है। मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दो टाइप की ट्रांसपोर्ट बताती हूँ। नंबर 1 इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट और नंबर 2 इज पैसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, कहाँ पे? यहाँ पे देखो, molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy। तो जब मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा या फिर सेल या सेल, दो सेल के बीच में या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड सेल के बीच में, कब? एनर्जी यूज करके, ठीक है। जब एनर्जी यूज करके मॉलिक्यूल्स की लेन देन होगी तो उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स ऐसे अंदर बाहर करें, कोई एनर्जी की यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है, तब वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ये एज अ पॉइंट अपने एनसीईआरटी में लिख लेना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपको यहाँ पे नेम नहीं दिया बट डेफिनेशन दी हुई है। दिस इज व्हाट एनसीईआरटी फूल्स अस, दिस इज हाउ एनसीईआरटी फूल्स अस, ठीक है। आगे भी आपको बहुत देखने के लिए मिलेगा, 11th-12th में आना, पागल हो जाओगे एनसीईआरटी देख के, ठीक है। So the plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules called lipids and proteins. Again this is important. Plasma membrane किसकी बनी होती है? प्रोटीन्स की और लिपिड्स की। कॉम्पोजिशन अक्सर पूछा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, बहुत कॉमन सी चीज है, इजीली याद हो जाएगी, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है जिसके वजह से मॉलिक्यूल्स की लेन देन थोड़ी इजी हो जाती है, ठीक है। सो द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन also enable the cell to engulf in food and other material from its external environment. अब जैसा कि मैंने बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर फ्लेक्सिबल है तो मॉलिक्यूल्स की लेन देन थोड़ी इजी हो जाती है। कैसे होगी? अब अगर अमीबा का एग्जांपल लो तो अमीबा ऐसा होता है, तो अमीबा फूड कैसे कैप्चर करता है? अपने स्यूडोपोडिया से। तो उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा तभी तो वो इजीली एनगल्फ कर पाएगा। सपोज करो ये दो स्यूडोपोडिया, यहाँ पे फूड है, तो वो ऐसे एनगल्फ किया, उस एनगल्फमेंट को हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर लेना, है ना, अंदर सेल के अंदर ले लेना, एंडोसाइटोसिस। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा सेल मेम्ब्रेन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। तो वो फूड एनगल्फ करना इजियर हो जाता है। एग्जाम्पल में अमीबा याद रखना। ओके गाइस, आई होप आप सबको इतना क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल? डिस्कस। तो CO2 एक गैस है, वाटर लिक्विड है। मैंने 2 मिनट पहले डेफिनेशन बताया कि जब भी वाटर का डिफ्यूजन या फिर लेन देन की बात हो तो हम ऑस्मोसिस लिखेंगे, जब भी गैसेस या फिर न्यूट्रिएंट्स की बात हो तो हम डिफ्यूजन लिखेंगे। तो CO2 क्या हुआ? एक गैस हुआ, तो CO2 में क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। वाटर क्या हुआ? लिक्विड हुआ,
तो उसमें ऑस्मोसिस होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? ये मैंने आपको सेकंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर में बताया था, राइट? देखो, सेल वॉल ऐसा होता है, राइट? मैंने बताया था सेल वॉल ऐसा होता है, उसमें पोर्स होते हैं जिसकी वजह से बाहर के मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सेल को बाहर के सारी चीजें नहीं चाहिए रहती हैं, उसको बहुत कम चीजें चाहिए रहती हैं, ठीक है? तो वो चीजें कौन ला के देता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन देता है। कहाँ से? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से चुन चुन के चीजें लेके आता है। ये नहीं कि हाँ सेल को चाहिए तो सब उठा के ले लेते हैं, ऐसा नहीं करता। सेल को जो चाहिए वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस चीज की सिलेक्शन करता है, तब वो अंदर लेता है। वही चीज यहाँ पे लिखी है, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला है, ठीक है? अब आते हैं, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, सेल अगर ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, ये ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है? तो ये हमारा होता है सेल वॉल, दिस इज सेल वॉल, और अंदर वाला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, लेकिन वो गलत है। मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल नेट जैसा होता है, तो इसीलिए सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंसिडर किया जाता है सामान के लेन देन के मतलब बेसिस पे, ठीक है? अगर आपको चीजें सेल के अंदर लेनी है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहली आ जाती है रोकने के लिए। सेल वॉल नेट लाइक होता है, तो वो किसी भी चीज को रोक नहीं पाता इजीली। स्ट्रेंथ देने के लिए सेल वॉल होता है, सिलेक्शन करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब आ जाओ, ये चीज यहाँ पे सेल वॉल के टॉपिक में मेंशन की हुई है कि सेल वॉल बाहर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर होता है, ठीक है? तो आते हैं सेल वॉल पे हम अपने। व्हाट इज सेल वॉल? इट इज अ रिजिड आउटसाइड कोटिंग, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, रिजिड होता है और सेल को स्ट्रेंथ देता है, फाइन। और ये किस चीज का बना होता है? सेल्यूलोज का। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रेंथ देता है। अब सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में। क्या एनिमल्स में प्रेजेंट होता है? नहीं होता, इस डाउट में बिल्कुल भी मत रहना, ठीक है? सो जब एक लिविंग प्लांट सेल पानी लूज करता है ऑस्मोसिस से, तो वो श्रिंक कर जाता है। तो सपोज करो आप एक सेल ले रहे हैं, ठीक है? ये सेल है, ये बेसिकली सेल वॉल है। तो जब वो सेल श्रिंक करेगा अपनी सारी चीजें लेके, ये न्यूक्लियस है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, shrinkage or contraction of contents of the cell away from the cell wall is plasmolysis. इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। जब सेल का कंट्रैक्शन हो जाता है, जब वो सेल वॉल से दूर चली जाती है, ठीक है? जब सेल स्वेल करता है ना, तो सेल वॉल ऑपोजिट प्रेशर लगाता है साथ में। कैसे लगाता है? यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे डेफिनेशन है, सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स विथस्टैंड डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया। ये हम रुको थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले एक इंपॉर्टेंट चीज देख लो। ये चीज क्लियर हो गया, प्लाज्मोलाइसिस समझ आ गया। जब सेल वॉल से दूर मतलब अंदर की तरफ श्रिंक हो जाता है, तब वो प्लाज्मोलाइसिस होता है, फाइन। अब एक एक्टिविटी यहाँ पे दिया है जिसमें हमने एक लीफ लिया है, जिसको आप पानी में डाल दो तो वो स्वेल हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको बॉईल करके डालेंगे तो उसके सेल्स तो डेड हो गए, मतलब वो कोई भी स्वेलिंग या फिर प्लाज्मोलाइसिस शो नहीं करेगा, है ना? अब सेल ही मर गया तो वो एक्टिविटी कैसे करेगा? जब सेल लिविंग होगा तभी तो एक्टिविटी करेगा। तो यही वही चीज यहाँ पे लिखा है, प्लाज्मोलाइसिस अकर होता है जब सेल जिंदा होते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो, तो जब हम बॉइलिंग वाटर में सेल डालते हैं, इट किल्स द सेल्स एंड वेट फॉर ऑब्जर्व इट, व्हाट डू वी फाइंड अगेन? प्लाज्मोलाइसिस। ये एक्टिविटी आप खुद पढ़ लेना, बहुत बेसिक चीजें हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि लिविंग सेल्स जो होते हैं वो अब्जॉर्ब कर सकते हैं वाटर, और जो डेड सेल्स होते हैं वो अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। डेड सेल्स ऑस्मोसिस नहीं कर सकते, ठीक है? So cell walls permit the cells of plants, fungi and bacteria
टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक मीडिया। बाहर डाइल्यूट होगा मतलब वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो सेल क्या करेगा, वाटर गेन कर लेगा, है ना। अब देखो सेल वॉल जो है हमारा, सेल वॉल कौन से ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में प्रेजेंट होता है ना। बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। क्या एनिमल्स में प्रेजेंट होता है? नहीं होता। फंगाई में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यही वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सपोज करो हम इन तीनों के सेल्स को डाइल्यूट मीडियम में डालेंगे, मतलब वो पानी गेन कर लेगा। डाइल्यूट मतलब वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है बाहर, तो सेल वाटर गेन करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, सेल स्वेल अप कर जाएगा। जब स्वेल करेगा तो वो अपने सेल वॉल पे क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर। सेल फूल गया, जब वो प्रेशर लगाएगा तो सेल वॉल तो रिजिड है ना, वो भी प्रेशर लगाएगा साथ में अगेंस्ट द swollen cell. Because of their walls, such cells can withstand greater changes in their surrounding medium than animal cells. ठीक है। अब अचानक से आप किसी का मीडियम चेंज कर दो तो आपने उसकी स्टेबिलिटी क्या की, खराब कर दी, तो वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा। लेकिन इन ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होता है, सेल वॉल होता है जो कि उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है, रिजिडिटी देता है, किसी भी चीज में सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ देता है, जो कि एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। इसीलिए वो बहुत जल्दी उनका मीडियम चेंज करोगे तो वो उतना नहीं बेयर कर पाएंगे जितना कि ये ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं। सो आई होप इतना सब कुछ क्लियर है। फिर से यहाँ पे मैंने सेल वॉल बस एक टॉपिक एक्स्ट्रा बताई, बाकी सब कुछ पिछले लेक्चर जैसा ही था। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड कुछ चीजें मैंने याद करने के लिए बताई। उन चीजों को याद रखना, टाइम टू टाइम रिवाइज करोगे तो हर चीज याद रहेगा। बस मैं यही बोलूंगी, रिविजन कंटिन्यू रखना वरना चीजें भूल जाओगे, ठीक है। एंड बहुत लेंदी चैप्टर है तो थोड़ा फोकस करके पढ़ना। जो भी मैंने पढ़ाया सबको समझ आया होगा आई होप। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। हैव अ नाइस डे।